Hello everyone, welcome back to our channel The Nick Flow. Today is our first episode and our guest is Mr. अभिनय जायसवाल. ये अभी आईपीपीबी डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव मैनेजर की पोस्ट पर हैं. अभी क्या होता है ये हम इन्हीं से जानेंगे. आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, जाहिर सी बात आप हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें लोगों में और जो भी इम्प्रूवमेंट आप सजेशन देंगे हम उस पर काम करेंगे. और ये पर्सनल ओपिनियंस पे है पूरा कन्वर्सेशन. प्लीज़ कुछ भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले फैक्चुअल डेटा को जरूर चेक करें. तो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो आप कंफर्टेबल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन निखिल, आपको आप ये स्टार्ट किए, बहुत अच्छा लगा आपने पहला गेस्ट मुझे सोच किया. चलो बहुत आगे बढ़ते हैं. मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप किन किन बारे में चर्चा करना चाहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, क्या बातें आपके मन में हैं, पूरा सहयोग दूंगा. बिल्कुल बिल्कुल. चलो, तो अभी तक की आपकी जर्नी कैसी है? आप यहाँ तक हैं, आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या क्या चीज़ें होगी? तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो जर्नी स्टार्ट ही हुई है, क्योंकि अभी हम लोग ज़्यादा एज में है नहीं. फिर 25 ईयर मेरी एज है. मैंने स्कूलिंग की प्रॉपर, जैसे एक मिडिल क्लास का लड़का स्कूलिंग करता है नॉर्मल स्कूल से, नई उड़ी से मैंने स्टार्ट किया. शुरू में नहीं समझ में आया, पढ़ाई नॉर्मल होती रही जैसे हुई. फिर 9-10 पहुँचते पहुँचते समझ में आया कि पढ़ाई के मायने समझ में आने लगे. कुछ कुछ चीज़ें कैलकुलेटिव माइंड होने लगा, मैथ्स अच्छी लगने लगी. तो मेरा विचार बना कि मैं मैथ्स में ही आगे बढ़ूं. मैथ्स और साइंस मेरा स्टार्टिंग से ही विषय अच्छा था और मज़ा आता था पढ़ने में. और फिर जैसा कि मिडिल क्लास के बच्चे हैं, हर चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं पढ़ाई के साथ साथ. क्रिकेट ये सब चीज़ें प्लस, तो आपको भी पता होगा कि जो बच्चा क्रिकेट और स्पोर्ट्स इन सब में रहता है तो कैलकुलेटिव माइंड थोड़ा उसका रहता है. हाँ, मैं एक्सेप्शन में पर होता है. नहीं, ठीक है. तो यहाँ से स्कूलिंग स्टार्ट हुई. आफ्टर ट्वेल्थ मैं उसके बाद मैं भोपाल में, मेरे मामा जी रहते थे, तो मैं वहाँ से ग्रेजुएशन करना चाहा. मेरे बहुत सारे दोस्त थे वो रीवा से किए. मैं भोपाल चला गया. वहाँ मैंने बीटेक में एडमिशन लिया TRT कॉलेज में. मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल. स्टार्ट किया. एक्चुअली मेरा ड्रीम था कंप्यूटर साइंस करने का, बट कंप्यूटर साइंस में सीट्स अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे. लास्ट डिसीजन था मेरा ये. जैसे डिसीजन कुछ स्टार्ट था नहीं पहले, मुझे करना क्या है, मतलब किस चीज़ में आगे बढ़ना है, पर मैं नहीं समझ में आया. तो उसके बाद जब मैं गया, फिर वहाँ सीट थी नहीं, तो फिर मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट चूज़ किया अल्टीमेटली. तो उसने मैथ्स था तो मुझे अच्छा लगा. मैंने TRT कॉलेज से अपनी कॉलेज लाइफ. जनरली ट्वेल्थ के बाद ना लोग मैथमेटिक्स वाले और बायो वाले एक ही उनका तय रहता है कि मैथ वाले जेई फील्ड चूज करेंगे, बीटेक करेंगे अच्छी ब्रांच से, अच्छे इंस्टीट्यूशन से, और बायो वालों का वो नीट डॉक्टर का क्लियर है. आपने मतलब जेई के लिए ट्राई नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. मैंने जेईई का एग्ज़ाम भी दिया था, ज़्यादा मार्क्स आए नहीं थे, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैंने कोचिंग कभी किया नहीं कोई चीज़ को लेकर. ऐसा था कि स्कूल घर में था अपना, नई और में मार्केट में था. और जैसे गांव के बच्चे उतना ज़्यादा पढ़ने में अच्छे थे नहीं. और हमारा क्या है कि कह सकते हैं कि सौभाग्य था कि ऐसे घर से थे कि जहाँ मेरे दादाजी पिताजी सब पढ़े लिखे थे. तो स्टार्ट से ही स्कूल जाने के पहले ही, मतलब यही कह सकते हैं कि स्कूल में आने के पहले ही मुझे बहुत सारी चीज़ें आती थी, जैसे टेबल्स होती हैं, है ना, काका काका, ये सब चीज़ें. तो स्कूल में जैसे बच्चा जब KG 1 में जाता है उसको सिखाया जाता है. हमने सीख के इंटर किया था, तो शुरू से ही क्लास में आगे रहने की आदत बन गई थी. तो फिर धीरे धीरे जब हम ट्वेल्थ तक पहुँचे, फिर उसके बाद ट्वेल्थ मैथ्स के बाद कह सकते हैं मैंने जेई दिया था. जेई में नहीं हुआ, कोचिंग नहीं किया कभी, तो फिर सीरियस लिया नहीं मैंने उसको. अल्टीमेटली गोल स्टार्ट से ये था कि जैसे कोई भी छोटा बच्चा हो, जब स्कूल में जाता है पढ़ने में, जब थोड़ा थोड़ा उसको ऐसा लगता है, अप्रिसिएशन मिलने लगता है घर वालों से या टीचर से कि ये पढ़ने में अच्छा लड़का है, थोड़ा सा घर में आकर टीचर जब बात करते हैं, तो फिर वहाँ से हर जगह आप देखोगे कि जब कभी एक छोटे से कस्बे में कोई बात होती है तो जनरली टीचर्स लोग का ये रहता है कि नहीं, ये लड़का कलेक्टर बनेगा, ये लड़का इंजीनियर बनेगा, ये प्री माइंड लड़का. पहले ही लोगों का रहता है. फ्री माइंड पहले रहता है. और स्कूल भी ऐसी रहती थी कि जहाँ से पढ़ाई करना है, खेल कूद जैसा कुछ है नहीं. ना हो कोई स्पोर्ट्स टीचर है, ना हो कोई PT टीचर है अलग से. अभी मुझे क्लास है, तो इसलिए आदमी उसी में आगे बढ़ जाता है. हमारे जैसे बहुत सारे लड़के जो हैं ज़्यादातर, तो वहाँ से क्या होता है, ये लगता है कि ठीक है आप इंजीनियरिंग करो. तो फिर एक्चुअली इंजीनियरिंग का एक उसमें कहानी है. मैं ट्वेल्थ के बाद
सोचा था, मेरा पर्सनल ड्रीम ये था कि पढ़ने में अच्छा हूँ। उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था, मतलब जनरली पढ़ते पढ़ते आगे निकला था। तो ये था कि 12th के बाद बीएससी करना है नॉर्मल मैथ से, मैथ्स अच्छी थी, फिर यूपीएससी कोचिंग करना है। ठीक है, फिर वहाँ मैं गया, मामा जी से मिला, फिर वहाँ बीएससी में कॉलेज में एडमिशन भी फिक्स हो गया कि करना है। बट पता नहीं क्या चीज़ें हुई, मामा जी थे, पापा जी थे, मैं था, तो फिर ऐसा कुछ हुआ। तो पापा जी हमारे बोले कि हमारे पूरे परिवार में या खानदान में किसी ने इंजीनियरिंग नहीं किया है, तो तुम कर लो। तो मैं वहाँ से मैं सोचा ठीक है, कर लेता हूँ। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड में आदमी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर जिस चीज़ में करियर रहे उसी चीज़ को लेके आगे बढ़े आदमी, क्योंकि बीएससी में भी बहुत सारे लोग सीखते हैं, बट इंजीनियरिंग में ज़्यादा मज़ा आया पढ़ने में। कॉलेज लाइफ समझ में आई, तो अच्छा था, ठीक था। जेईई मैंने दिया था, नहीं अच्छे मार्क्स से भी मैंने इंजीनियरिंग किया। कॉलेज लाइफ कैसी रही? बढ़िया 4 साल मज़े किए कि पढ़ाई पे एकदम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कॉलेज लाइफ सबके लिए नया रहता है। जब आप आफ्टर स्कूल कॉलेज नहीं जाते हो, है ना, तो आपके लिए सारी चीज़ें नई हो जाती है। सबसे पहले तो 1 हफ्ते मेरे लिए पूरा ब्लैंक था। क्यों? उसका रीज़न ये था कि मैं ऐसे जगह से गया था, नई-गढ़ी से गया था। यहाँ के स्कूल्स में जनरली हम अगर क्लास में बात, मतलब टॉपिक्स या पढ़ाई के अलावा कुछ बात भी नहीं कर सकते थे, ऐसा। तो उसमें ये था कि थोड़ा अलग था वो कॉलेज। मुझे बहुत सारे लड़के वहीं के थे, जैसे शहरी इलाके के लड़के थे, उनकी स्कूल भी वैसी थी, है ना, हॉस्टलर्स थे। मैं कभी हॉस्टल में रहा नहीं था। बिल्कुल। तो थोड़ा 1 हफ्ते तक मुझे ब्लैंक था, समझ में नहीं आ रहा था। एक तो पूरा कैंपस इतना बड़ा था, मतलब उसमें बी फार्मा था, उसके अलावा फार्मेसी डिपार्टमेंट हो गया, अब अपना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, बहुत सारी चीज़। कौन टीचर कहाँ के हैं, कौन स्टूडेंट्स कहाँ के हैं, उस समझ में नहीं आया शुरू में 1 हफ्ते। फिर धीरे धीरे समझ में आया, तो फिर अच्छा लगा। तो 1 साल तो कॉलेज में जमते लगा, फ्रेंड्स बने, अच्छा लगा। फिर दूसरे साल जैसे कंप्लीट किया, तो उसके बाद फिर कोविड आ गया। तो उसके बाद कॉलेज लाइफ ये कह सकते हैं कि वहाँ से रुइन हो गई। मतलब मज़ा जब आना शुरू हुआ, फ्रेंड्स बने, पढ़ने में मन लगने लगा, सेमिनार्स अटेंड करने लगे, तो फिर उसके बाद कोविड लग गया। तो उसके बाद फिर ऑनलाइन ही पढ़ाई हुई वहाँ से। तो एक्सपोज़र का कुछ इश्यू होता है क्या? मतलब आप जैसे टियर 3, टियर 4 सिटी से जा रहे हैं, जो प्योर सिटी बना भी नहीं है। भोपाल जैसे बड़े शहर में ऐसा बड़ा प्लेटफ़ॉर्म टीआईटी और इंजीनियरिंग ब्रांच, कई सारे लोग बड़े लोकेशन से आ रहे हैं, उनका लेवल पहले ही काफ़ी ज़्यादा है और आप एक टियर 3 सिटी से जा रहे हैं। आप यहाँ पे ठीक है, टॉपर हैं, कुछ भी है। एक्सपोज़र का क्या डिफ़रेंस रहता है? मतलब कैसे फ़ेस करते हो आप ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोकेशंस को, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को? जनरली ऐसा है, देखिए कि क्या है कि एक्सपोज़र का बिल्कुल इफ़ेक्ट पड़ता है। इसमें भी इसलिए पड़ता है कि यहाँ हमें लगा कि ठीक है, पढ़ने में अच्छे थे, कॉन्फिडेंस हमेशा रहता था। तो जैसा मैंने बताया कि 1 हफ्ते मेरे लिए पूरा ब्लैंक था। ब्लैंक था, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। अलग-अलग तरीके के लड़के हैं इंजीनियरिंग में, है ना? तुम देख के किसी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे आपकी, मतलब कौन पढ़ने के लिए आया है और इसका क्या ड्रीम है। कॉलेज लाइफ़ से नए-नए ये कह सकते हैं कि जो ड्रीम स्टार्ट होता है वो कॉलेज लाइफ़ से ही स्टार्ट होता है। क्योंकि स्कूल में तो समझ में नहीं आता है, सिर्फ़ पढ़ना है, घर आना है, खेलना है, फिर पढ़ना है, फिर घर आना है, तो ये चलता रहता है पढ़ाई के अलावा। लेकिन क्या है कि कॉलेज में ऐसा है कि वहाँ से तुम्हें समझ में आता है कि ड्रीम हम किस फील्ड के लिए बने हैं। जब अलग-अलग तरीके के बच्चों से मिलते हो और टैलेंट सब में रहता है, तो बिल्कुल एक्सपोज़र का फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिर धीरे-धीरे एडॉप्ट जब आदमी करने लगता है कल्चर, हर जगह एनवायरनमेंट में घुल-मिल जाता है, तो फिर उतना समझ नहीं आता है। अच्छा, आप एक बात बताओ, आजकल ना ऑनलाइन डिग्री का बहुत वो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। बढ़िया-बढ़िया इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन डिग्री करा रहे हैं, जिसमें प्योर ऑनलाइन एजुकेशन रहती है। आप बस एक एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर पे जाते हो। तो कहीं न कहीं जो बच्चे ऑनलाइन डिग्री कर रहे हैं, मैं भी एक विक्टिम हूँ इसका, समझ लीजिए। तो जो लोग ऑफलाइन डिग्री करते हैं, जो ऑनलाइन डिग्री करते हैं, तो ऑफलाइन कैंपस में है, हॉस्टल में कई सारे एक्सपोज़र मिल रहे हैं आपको, बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है। ऑनलाइन तो घर बैठे एक रूम पे एकदम कैद वाली ज़िंदगी। कुछ डिफ़रेंस है? मतलब क्या जो ऑनलाइन कर रहे हैं, उनके पास कुछ ऐसा है जो बड़ा वो मिस कर रहे हैं, ऑफ़लाइन ज़रूरी है करना उनके लिए? देखो, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि उसमें क्या है ना, जब आप ऑनलाइन डिग्री करते हो तो आपको जो एक माहौल मिलता है कॉलेज का, वो नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी चीज़ यही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक जो कॉलेज का माहौल रहता है वो इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई ऑनलाइन भी होती है, बहुत सारे लड़के ऑनलाइन पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा मुझे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप कॉलेज लाइफ़ ऑफ़लाइन नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन से बहुत बहुत प्रीमियम टाइम मिस कर रहे हो। बहुत
अच्छी चीज़ छोड़ रहे हो, क्योंकि कॉलेज लेवल आपको बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। कॉलेज इम्पोर्टेंट है। ऑफलाइन कैंपस कैंपस जो होता है, कैंपस में रहना, कैंपस में अगर आप हो तो आपके जो टीचर्स हैं आपसे उनसे बॉन्ड बनता है। आपसे उनसे जो बॉन्ड बनेगा तो आप उनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे कोई चीज़ सीखने के लिए, पूछने के लिए। ऑनलाइन में क्या है कि सिर्फ आप पढ़ रहे हो, एग्जाम्स दे रहे हो, आप ग्रेड मार्क देख रहे हो, आ रहा है, मार्क्स देख रहे हो, सेशनल दे रहे हो, बट थोड़ा बहुत मिस तो होता है। बिल्कुल कुछ बड़ा मिस कर रहे हो कॉलेज। कॉलेज, बिल्कुल 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 कॉलेज, ऑफलाइन कॉलेज बहुत बहुत कुछ सिखाता है। से आपने पहले मेंशन किया कि आपको एंड ऑफ द डे आपको रियलाइज हुआ कि आपने इंजीनियरिंग चूज के अच्छा डिसीजन था आपका, भले वो पहले मतलब फैमिली प्रेशर के कारण या फिर उनके ख्वाब के कारण आपने लिया। तो गवर्नमेंट जॉब क्यों, मतलब आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे होगे, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आपको देख के लगता है। क्यों गवर्नमेंट जॉब क्यों, मतलब ऐसा क्या हुआ कि आप एक अच्छे इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और आप बस नहीं, कई सारे जगह अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से अच्छी ब्रांच में टॉप के लड़के इंजीनियरिंग ब्रांच में गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? यूपीएससी में आपको 60% इंजीनियर्स का रेशियो देखने को मिलेगा। इनफैक्ट कोविड के बाद तो बढ़ा है, इवन आईआईटी से निकल कर। ऐसा क्यों है, मतलब क्या है ऐसा गवर्नमेंट जॉब में, ऐसा यूपीएससी में क्या है कि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं? नॉट फॉर इंजीनियर्स, इवन डॉक्टर्स भी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि आदमी एक वाक्य में या एक सेंटेंस में सिर्फ नहीं बता सकता है, क्योंकि क्या रहता है ना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, इसके कई सारे मल्टीपल रीजंस हैं। जैसे हम पहला रीज़न ये समझें कि अगर हम जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कोई डॉक्टर है, उस फील्ड में गए, उस फील्ड की नॉलेज है आपके पास, उसमें आप आगे बढ़े, है ना। गवर्नमेंट जॉब क्या है कि देखो, जो मिडिल क्लास बच्चे रहते हैं उसमें क्या है कि आप सिर्फ अपने ड्रीम के लिए कोई चीज़ चूज करो, ऐसा बहुत कम होता है। क्योंकि मिडिल क्लास के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए फैमिली ज़्यादा ज़रूरी रहती है। सबके लिए ज़रूरी रहती है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कैरियर चूज करने में 50% फैमिली को भी मेंशन करते हैं अपने माइंड में, और खुद की चीज़ों को भी। तो क्या हुआ, मेरे साथ क्या सीन था कि मैं जब कॉलेज में था, सेकेंड ईयर में था, तो पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी निकली, मैंने डाला, फॉर्म फिल किया, तो मेरा नाम आ गया। एक्चुअली मैं फिल भी नहीं कर रहा था, पापा जी ने फ़ोन किया कि फिल कर दो, है ना, गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब जानते तो भारत में क्या है। गवर्नमेंट जॉब एक्चुअली क्या है ना, जो समाज है अपना, तो उसके लिए पैसा मायने नहीं रखता है ना। उसके लिए गवर्नमेंट जॉब एक अलग चीज़ है, उसको आप पैसे से या इनकम से नहीं तोल सकते हो, क्योंकि तो इसमें मैं क्या कहना चाह रहा था कि क्या हुआ कि मेरे साथ ये सीन था। आपने बोला फिल कर दो, मैंने फिल किया और मेरा नाम आ गया उसमें। और फिर मैंने सोचा क्या करूं, ज्वाइन करूं, सेकेंड ईयर में था, उसी समय कोविड आ गया। तो फिर वहां से मुझे भी ऐसा लगा, अल्टीमेटली मुझे अच्छी जॉब चाहिए थी, कोई अधिकारी रैंक की। मुझे ये लगा मुझे अल्टीमेटली तैयारी ही करना था, जैसा मैंने पहले बताया कि मैं सोचा था यूपीएससी के लिए करना, बट उसके बाद फिर उसमें जा नहीं पाया। मैकेनिकल में डिपार्टमेंट में जब गया इंजीनियरिंग में, तो उस इंजीनियरिंग की पढ़ाई इतनी ज़्यादा रहती थी, टाइम नहीं मिल पाता था। तो फिर ऐसा हुआ कि फिर पापा जी ने बोला ज्वाइन कर लो, और उसी समय कोविड लग गया। वहाँ से भोपाल से हरियाणा था, चारों तरफ लॉकडाउन आ गया। तो फिर उस समय मैंने डिसीजन लिया, तो मुझे लगा चलो ठीक है। अभी उस समय, क्योंकि मैं उस समय सेकेंड ईयर शायद फोर्थ सेमेस्टर में था, अभी मेरा 2 साल इंजीनियरिंग का बचा हुआ था, और मेरी सिस्टर भी 12th क्रॉस कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जो चीज़ नहीं कर पाया, कोचिंग नहीं कर पाया अच्छे स्ट्रीम से, क्योंकि मैंने जब जे एग्ज़ाम दिया था मुझे ऐसा लगा अगर मैं कोचिंग करता तो शायद मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाता। मैंने नहीं किया था, तो मुझे ये लगा कि मैं नहीं किया जो चीज़, तो शायद सिस्टर को अपना प्रोवाइड करा पाऊँ। तो इसमें मुझे जॉब सही लगा, मैं जॉब चूज़ किया। और मुझे ये था कि घर में ही जॉब है, मेरी पोस्टिंग नईगढ़ी में, मुझे लगा नईगढ़ी में घर है ना, 5 घंटे की नौकरी है, तो नौकरी के साथ साथ पढ़ाई हो सकती है, घर का खाना पीना, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया। फिर इसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद ज्वाइन कर ही लिया। तो और जैसे मैं बता रहा था कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी एमबीबीएस करने के बाद आ रहे हैं, जैसे आपने बोला कि यूपीएससी में ही आ रहे हैं। तो उसके और रीजंस ये हो सकते हैं कि बहुत सारे वर्सेटिलिटी है यूपीएससी में। हम ये कह सकते हैं कि अगर आप यूपीएससी में हो तो आप हर फील्ड में जुड़े रहोगे। अगर आप एक आईएएस अफसर हो तो उसमें क्या है कि आपको, आप जो डिसीजंस लेंगे अपने ज़िले के लिए, वो हर फील्ड के रहेंगे, है ना। चाहे वो मेडिकल से जुड़ा कोई डिसीजन हो, चाहे वो कोई फैक्ट्री लग रही है, कोई बहुत बड़ा
काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी फैक्ट्रियाँ डाल रहे हैं। उसमें क्या है कि इस अगर एक किसी ज़िले में कोई बहुत बड़ा बिजनेस फैक्ट्री डालने वाला है, उसमें कलेक्टर का डिसीजन मायने रखता है। तो ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जनता की सेवा के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आईएएस अफ़सर के पास ये सारे विकार रहते हैं, सारे काम करने का मौका मिलता है उनको। ये आईपीपीबी क्या है? मैंने ऑडियंस को बताया आपका इंट्रो देते हुए कि आप आईपीपीबी में हैं, काफ़ी टीम हो गया आईपीपीबी में। है क्या ये, मतलब कैसे वर्क करता है? क्या पर्पस क्या है आईपीपीबी का? देखो क्या है, आईपीपीबी पोस्ट ऑफिस का एक डिजिटल बैंक कह सकते हैं। पोस्ट ऑफिस जब से शुरू हुआ, अंग्रेजों के ज़माने से चल रहा है, जैसे जान रहा होता हूँ। पोस्ट ऑफिस क्या है कि पूरा काम ऑफलाइन चलता था, है ना? और जिस तरीके से डिजिटल इंडिया अपना आगे बढ़ रहा है ना? तो डिजिटलाइजेशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आईपीपीबी को मोदी जी ने लाया था। पोस्ट ऑफिस का एक डिजिटल बैंक है ना? इसके 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 द्वारा क्या हुआ ना, लोगों में अगर लोगों को पता चला कि पोस्ट ऑफिस में भी हम डिजिटल काम कर सकते हैं ना, तो आईपीपीबी के द्वारा हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स हैं, है ना, उसके प्रीमियम जैसे भुगतान करना है। पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो उसमें पूरी डिजिटल बैंकिंग सहायता अगर प्रदान करता है, ऐसा कह सकते हैं। तो वो उस पोस्ट ऑफिस की अंडरटेकिंग में है, जैसे पोस्ट ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में है ना, उसमें अंडर आता है। तो पोस्ट ऑफिस के ही अंडरटेकिंग आईपीपीबी पोस्ट ऑफिस की अंडरटेकिंग में है। सो आईपीपीबी का काम सिर्फ इतना हम कह सकते हैं कि एक बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है, वो पोस्ट ऑफिस में डिजिटल सुविधा प्रदान करता है कस्टमर्स को। जैसे किसी का सुकन्या खाता है, उसकी ईएमआई भरनी है, टाइम नहीं है आजकल, है ना, जैसे लोग इतना बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, उनके पास टाइम नहीं है, तो प्रीमियम भरना है। जैसे पहले क्या होता था कि अब पोस्ट ऑफिस में जाओ, फॉर्म भरो, पैसा जमा करो, गैस, है ना, तो उसके बाद पासबुक एंट्री करवाओ। अभी क्या है कि ऑनलाइन तुम आईपीपीबी के थ्रू पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम, चाहे सुकन्या है, चाहे आईडी है, चाहे टीडी, ये सारी चीज़ें जमा कर सकते हो। एक तरह से आईपीपीबी इसमें काम करता है ना? आईपीपीबी एक बैंक है, छोटा सा पेमेंट्स बैंक है। तो उसमें आईपीपीबी में आईपीपीबी के थ्रू ये कह सकते हैं कि बैंकिंग के अलावा, है ना, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान भी है, अच्छा ना, जो हम लोगों को देते हैं। ठीक है, उसी उसको मेजर नॉर्मल बैंक की तरह है बाकी। हाँ, नॉर्मल बैंक है, ये कह सकते हैं, जो पोस्ट ऑफिस की मदद करता है। ओके, तो आगे हम अपने मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि हमारा जो थीम है, बड़े मुद्दों पे आम आदमी क्या सोचता है। तो भी आपको पता होगा जंतर मंतर का, सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट और ये यूथ का जो भी प्रोटेस्ट है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? शुरुआत से बताओ कैसे ये चीज़ें राइज हुई और अभी इसका स्टैंड क्या है और आपका थॉट क्या है इन सब चीज़ों पे? देखो, जैसे तुमने न्यूज़ देखा होगा कि क्या वही पेपर लीक को लेके प्रोटेस्ट है ना? एक सीजेपी है, पॉपुलर जनता पार्टी, अभी नई पार्टी बनी है। तो वो यूथ की पार्टी ऐसा कह सकते हैं, यूथ ज़्यादा उसमें जुड़े हुए हैं। तो कॉकरोच क्यों, मतलब ऐसा कॉकरोच ऐसा कह सकते हैं कि एक बार क्या हुआ था, यूथ्स जो इंडिया के कुछ यूथ है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज थे, है ना, उन्होंने ऐसे यूथ्स को कुछ बोल दिया था कि ये कॉकरोच जैसे हैं, ऐसा करके कुछ। चल उसको ईगो पे ले लिया युवाओं ने, तो उसको लेके पार्टी बना दिया, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। बहुत सारी युवा जुड़े उसमें। तो अभी जो पेपर लीक हुआ था, नीट पेपर लीक हुआ है ना, 2 सालों से लगातार पेपर लीक हुआ। इसके बाद फिर और कुछ पेपर्स लीक हुए। तो पेपर्स लीक को लेके स्टूडेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट्स सुसाइड कर लिए, है ना, जो तैयारी कर रहा था उसका पेपर अच्छा गया है, लीक हो गया, तो उनको, तो उसी को लेके प्रोटेस्ट था, है ना। तो सोनम वांगचुक है, वो एक लद्दाख के उस लिस्ट है ना, ऐसा कह सकते हैं। वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं। लगातार में उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं लद्दाख के लिए। हाँ, लद्दाख के लिए, लद्दाख में छोटे छोटे आंदोलन उन्होंने किए हैं, कई बड़े आंदोलन किए हैं, है ना, वहाँ के पर्यावरण के लिए, वहाँ की जनता के लिए। तो ये एक सोशल वर्कर हैं। तो उन्होंने जब शायद देखा कॉकरोच जनता पार्टी इन मुद्दों को उठा रही है, तो उन्होंने इनको ज्वाइन किया ना, इनके थ्रू। वो अभी क्या था, रिसेंट जो मुद्दा चल रहा है, वो सिर्फ एक पेपर लीक का प्रोटेस्ट था, है ना। उसके लिए सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे थे, है ना, मेजर स्ट्राइक थी उनकी। तो 18-19 दिनों के थे लगभग, है ना। तो उसमें क्या था कि
इनका मुद्दा सिर्फ ये था कि जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस्तीफा दें, उनकी वजह से ऐसे पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, है ना, पिछले कुछ सालों से। तो ये मुद्दा था और बहुत सारे स्टूडेंट्स बढ़कर गए इस प्रोटेस्ट में। तो प्रोटेस्ट सिर्फ ये था कि जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफा चाहिए हमको। आगे से ये इंश्योर कर दें कि आगे ऐसी चीज़ें नहीं होगी, उसके लिए कुछ कानून बनाए, थोड़ा सा एजुकेशन को लेके गवर्नमेंट अपना मतलब जो पेपर लीक हो रही है उसके लिए सडन एक्शन ले, है ना। तो इसके लिए प्रोटेस्ट था, उसके लिए वो भूख हड़ताल पे थे। तो गवर्नमेंट नहीं ध्यान दिया, गवर्नमेंट ने उस पर, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया है। कल 20 जुलाई था, कल लाठीचार्ज हुआ, है ना, काफ़ी ज़्यादा लोग, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मारा गया, कुछ लोग की तो शायद डेथ भी हो गई है। अगर ये तो ये है। और ये कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट अगर एक है, जैसे प्रोटेस्ट का अधिकार है हमको, हाँ, मेरा मानना ये है कि प्रोटेस्ट हर भारतीय का अधिकार है ना। फिर तो अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को साथ देना चाहिए प्रोटेस्ट में, कि प्रोटेस्ट अच्छे से, कोई प्रोटेस्ट अगर चल रहा है तो उनके खिलाफ ही हो रहा है। उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ नहीं है। एक मुद्दा था, इस मुद्दे के खिलाफ था, पेपर लीक के खिलाफ था। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए प्रोटेस्ट अच्छे से हो जाए, अगर हो रहा है तो उनकी बात सुनी जाए। पहले भी हिस्ट्री देखोगे, पहले बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, अंग्रेजों के ज़माने में गांधी जी ने कितने प्रोटेस्ट किए हैं। तो प्रोटेस्ट अपनी बातें रखने का जरिया, ग्रुप ऑफ पीपल जाते हैं, एक जरिया है, उसमें थोड़ा सुनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर गवर्नमेंट ध्यान देती, थोड़ा सा, कंप्लीटली इग्नोर नहीं करती इस केस को, क्योंकि कोई व्यक्ति है और वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे काम किया उन्होंने। तो अगर वो अपने लिए तो जा नहीं रहे हैं, भूख हड़ताल पे हैं, आप बच्चों के लिए जा रहे हैं और यूथ भविष्य है ऐसा का, तो मुझे ऐसा लगता है उनको सुनना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, है ना। थी बात इस्तीफे की, उसके लिए कुछ इंश्योर करना था कि आगे से ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, कुछ में एक्शन लेना था। सडन गवर्नमेंट कंप्लीटली इग्नोर कर रही थी, इसकी वजह से फिर अभी ज़्यादा उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। तो पुलिस आई, उनको उठा ले गया, हॉस्पिटलाइज किया, मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे उनको, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शुरुआत के ही दिनों में अगर वो ध्यान दिए होते, क्या हुआ, ऐसे में जनता में कुछ आक्रोश हुआ। जो स्टूडेंट्स थे, यंग एज है उनकी, उनको ऐसा लगा कि गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, तो फिर लाठीचार्ज हुआ उनको। ये पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे थे, पार्लियामेंट एक सेंसिटिव प्लेस है, पर इतनी ज़्यादा भीड़ जा रही है पार्लियामेंट की तरफ, तो पुलिस है, लाठीचार्ज उनको करना पड़ा। तो मतलब सॉल्यूशन अगर निकाला जा सकता है तो फिर लाठी चार्ज क्यों? मतलब सॉल्यूशन देखो क्या होता है ना, प्रोटेस्ट जब दंगे का रूप ले ले, है ना, अगर कोई प्रोटेस्ट है, चल रहा है, प्रोटेस्ट के जो मुद्दे हैं, जिन पे बात होनी चाहिए, जिन पे बात करना चाहिए गवर्नमेंट को, है ना, जब वो नहीं करती है, गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है, फिर वो धीरे धीरे दंगे का रूप लेता है। और दंगे का रूप इसलिए लेता है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फायदा उठाना चाहते हैं प्रोटेस्ट का। जैसे कह सकते हैं बहती गंगे में हाथ धोते हैं लोग, जो लोग देश में दंगा फसाद हमेशा करना चाहते हैं ना, उनको एक मुद्दा चाहिए। यंग लड़के हैं, उनको क्या है, पेपर लीक के बारे में प्रोटेस्ट करना था, हो गए, बहुत सारी भीड़ थी, तो वहाँ पे पेपर लीक से हट के भी कई सारे मुद्दे उठने लगे, है ना। कई सारे मुद्दे ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कई सारे मुद्दे में हम ये शामिल कर सकते हैं, पेपर लीक एक मुद्दा था ही, है ना। उसके अलावा फिर जैसे सीजेपी पार्टी जो है, जिनके थ्रू ये प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके अलावा बहुत सारे उसमें नारे लग रहे थे, देश विरोधी कुछ नारे लग रहे थे, कुछ क्लेम कर रहे थे कुछ लोग। तो क्योंकि उसमें बहुत सारी भीड़ है, कुछ लोग दंगा करने वाले, उनको उनको यही है कि हमें दंगा करना है। तो कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट की भी गलती है, कहीं ना कहीं कुछ भीड़ थी, बढ़ गई बहुत ज़्यादा, है ना। कुछ उनको रोकना भी बहुत ज़रूरी था, है ना। पुलिस के कंट्रोल में नहीं था, इसलिए उन्हें लाठीचार्ज करना पड़ा। मुझे नहीं लगता पुलिस अपनी ही जनता पे लाठीचार्ज करना चाहेगी जानबूझकर, उन्हें करना पड़ा, नौकरी कर रहा है वो, है ना, तो उन्हें करना पड़ा। उसमें बहुत सारे लड़के बहुत ज़्यादा घायल हुए, तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, बहुत बड़ी चीज़ हुई 20 जुलाई को, छोटी चीज़ नहीं थी, क्योंकि इसके पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने यहाँ पर थोड़ी सी गलती किया, मिस्टेक किया। मतलब इसकी क्या डिमांड है? जैसे मैंने सुना है कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा, तो क्या इस्तीफा एक सोल्यूशन होगा?
कहने का मतलब अगर इस्तीफा उन्होंने दे दिया तो फिर एक राइट कैंडिडेट उस मिनिस्ट्री पे, वो भी तो एक टाइम कंज्यूमिंग होगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना ये, मतलब नहीं देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, है ना, हम उसे कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि किसी की गलती नहीं। नीट जैसा एग्जाम अगर लीक हो रहा है, उससे डॉक्टर्स बन रहे हैं। डॉक्टर्स क्यों बनाए जाते हैं, है ना, लोगों की जान बचाने के लिए। अगर हम पेपर लीक करके ऐसे ही स्टूडेंट्स को बना देंगे डॉक्टर, तो फिर क्या मतलब रहेगा एग्जाम लेने का। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लगातार 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो पेपर लीक बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है। और अगर लगातार कंटिन्यूस हो रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन मिनिस्टर को इसमें ध्यान देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। क्यों हो रही चीज़ें जवाब देना चाहिए। जवाबदेही बहुत इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में। मुझे ऐसा लगता है जवाबदेही इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने थोड़ी सी गलती किया, लेकिन इस्तीफा हो सकता है समाधान। क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति इस्तीफा देगा, है ना, तो आगे जो मंत्री आएंगे वो अच्छा काम करेगा, उनके अंदर एक डर रहेगा कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमें बाहर कर सकती है। तो ठीक है, आप हमारे द्वारा चुने गए हो, हमारे लिए काम करोगे। कंप्लीटली अगर आप किसी मुद्दे को इग्नोर कर रहे हैं तो ये डेमोक्रेसी में अच्छी बात नहीं है। जैसे सीजेपी एक नया पार्टी के रूप में आ गई है, काफी फॉलोवर भी हो चुके हैं, इनफैक्ट यूथ का प्रपोर्शन ज्यादा है सीजेपी की तरफ। एक नई पार्टी का अचानक ऐसे उभरना, और कल को अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि सीजेपी को ही देश को चलाने का अधिकार मिल जाए, सपोज मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता है कि मिनिस्ट्री मिल जाती है सीजेपी को, तो क्या सीजेपी कर पाएगी, देश को चला पाएगी? क्योंकि अभी राइज हुई है। इनफैक्ट कई सारे लोग इसमें ऐसे होंगे जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं होंगे, और पॉलिटिक्स सिर्फ सिर्फ नॉलेज से नहीं चलती, एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। इतने लोग सर्वाइव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ही मैटर करता होगा। तो सीजेपी एक नई पार्टी के रूप में उभर आई है। आपको क्या लगता है, आपका क्या स्टैंड है इस पे कि अगर सीजेपी को मिनिस्ट्री मिलती है या फिर उनमें कोई कैंडिडेट मिनिस्ट्री को संभालता है, तो क्या ये सही फैसला होगा देश के लिए? अभी के लिए हो सकता है, लॉन्ग टाइम में आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि कोई पार्टी अचानक ऐसे राइज करे और बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी सपोर्ट के, तो इसका क्या, आपका क्या स्टैंड है इस पर? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पार्टी आ रही है, कोई पार्टी बन रही है, यूथ उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, है ना, नई पार्टी है, ठीक है, लेकिन देश को संभालने की जहां तक बात है, तो देश को मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई पार्टी चलाती। कोई पार्टी का नेता हो, अच्छा नेता हो, अपने अधिकार क्षेत्र को समझे, है ना, अपने कर्तव्य को समझे, मैटर वो करता है। पार्टी कोई भी हो, मिनिस्टर कोई भी हो, है ना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि नेता देश चलाते हैं। मुझे ऐसा लगता है जनता चलाती है। अगर जनता पढ़ी लिखी है ना, जनता समझ रही है हम किसका चुनाव कर रहे हैं, पार्टी कोई भी हो, है ना, डेमोक्रेसी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे मिनिस्टर हैं, जो हमारे नेता हैं, उनको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो जनता को जवाब मांगना चाहिए और उनको जवाबदेही रखनी चाहिए। जब तक जवाबदेही आप नहीं रखोगे तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ है। अगर गलती हुई है, गलती के लिए ना कोई ट्वीट कर रहे हैं, है ना, ना कोई एक्शन ले रहे हैं, सडन एक्शन ले रहे हैं, उस पर कंप्लीटली इग्नोर किए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब बात नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं। और रही बात सीजेपी की, तो अभी नई पार्टी है, अभी मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी इतना ऊपर तक पहुंचेगी। अभी उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। और फिर पार्टी है, उसमें कौन किसके बैकग्राउंड से है, कहाँ से उठा है ना। ये काफी मतलब मेजर फैक्टर है क्या? मतलब अगर आपको देश की यूथ का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, यूथ से सिंपली देश के यूथ का सपोर्ट मैं समझ रहा हूँ। देश की यूथ का सपोर्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो ये पार्टी यूथ से जुड़ी हुई है, इसे सपोर्ट मिल रहा है ना। इसके अलावा अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी भी है। तो मुझे नहीं लगता कि सीजेपी अभी इतना जल्दी इतना आगे तक जा पाएगी। सपोर्ट मिलना अच्छी बात है, लेकिन अभी अभी उसको संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, बहुत सारे मुद्दे उठाने पड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता अभी इतना आगे तक जा पाएगी। मतलब काफी लोग ना जोमेटो वगैरह से यूज करके बढ़िया खाना ऑर्डर कर रहे हैं वहां पे, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब तो मुझे ऐसा लगता है प्रोटेस्ट में साथ देना चाहिए, सबको देना चाहिए, क्योंकि ये यूथ के एजुकेशन के भविष्य के लिए, यूथ के भविष्य के लिए है। बिल्कुल करना चाहिए। प्रोटेस्ट है तो प्रोटेस्ट करिए, पर उसी से ये है कि दंगा फसाद ना हो, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं, है ना, जो नहीं चाहती हैं कि देश में शांति रहे। हमारे देश में शांति को बरकरार रखना भी हमारा कर्तव्य है। प्रोटेस्ट करना है
तो प्रोटेस्ट में दंगे नहीं करना है। बहुत सारे लोग वहाँ पे अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे नए चेहरे सामने आ रहे हैं। तो बहुत इस प्रोटेस्ट में कहीं के बहुत सारी जगह ऐसा हुआ कि जहाँ मुद्दे से हट गए लोग। तो बहुत सारी चीज़ें राइज़ हुई, इसलिए गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना पड़ा लाठीचार्ज का, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है पार्शियल मिस्टेक है, गवर्नमेंट की भी है, प्रोटेस्ट में भी कुछ गलतियाँ हुई हैं। इसकी वजह से इफ़ेक्ट कुछ होगा क्या? कहने का मतलब जैसे अगर बिल्कुल होगा, बिल्कुल इफ़ेक्ट होगा। रीनीट हुआ, अब रीनीट का रिज़ल्ट भी आ चुका है, रिज़ल्ट आया, काउंसलिंग भी होगी। बिल्कुल, जो प्रोटेस्ट हो रहा है पुराना नीट पेपर का लीक का, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इसमें? नहीं, क्या है, ये तो सही बात है। इस बार भी जो रीनीट हुआ है, इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स क्लेम कर रहे हैं, ये हमारा जो आंसर शीट था, है ना? हाँ, जो हमें आंसर शीट मिली थी, ये क्लेम तो अलग चीज़ है ना, अगर आपके क्लेम पास तक उनका रिजल्ट आया, उनके पास प्रूफ है। वो जो उनको जो मिलती है, सीट मिलती है पेपर देने के बाद, सो अपने मार्क्स मिला रहे हैं। तो 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 570 580 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 720, लेकिन फिर भी रिजल्ट में उनके 180 189 मार्क्स आ रहे हैं। तो इतना गैप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रोटेस्ट को ज़्यादा आगे बढ़ा दिया। काफ़ी अनफेयर है ये तो। काफ़ी अनफेयर है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं, जांच होंगी तभी पता चलेगा। इंटर कास्ट मैरिज को लेके आपका क्या स्टैंड है? तो हम बात कर लिए और डेमोक्रेसी के बारे में हमारा जो थॉट था, ये ना काफ़ी आम लोगों में काफ़ी रहता है इंटर कास्ट मैरिज और एक लड़कियों की एजुकेशन और लड़कियों की शादी का। इस पे आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि गाँव में अभी भी चलता है। इनफैक्ट भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहाँ पे लड़की 18 की हुई तो फैमिली प्रेशर बनाता है कि आपको इसकी शादी करनी ही है। मतलब एक बर्डन टाइप का। वहाँ पे मेल डोमिनेंट है या ये कारण है या फिर कुछ और सोसाइटल रिचुअल चला आ रहा है पहले से? कारण क्या है इसका? सोसाइटल रिचुअल कारण हो सकता है उसका, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ये है कि एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। कि हम देख रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री उठा कर देखें तो कहीं भी लड़कियां पीछे नहीं है लड़कों से। तो ये फैक्टर मान लेना कि लड़की है, 20 की उम्र होगी, शादी करनी है, अगर कोई पढ़ना चाहता है और पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन कहीं न कहीं जो रिचुअल चला आ रहा है और बहुत सारे ग्रामीण इलाके ऐसे हैं, बहुत पिछड़े हैं, वहाँ अभी भी बहुत कम एज में लड़कियों की शादी हो जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं बहुत मेजर चेंज आया है इस पे। पिछले 10 सालों में हम देखेंगे तो बहुत मेजर चेंज आया है, लड़कियाँ बहुत आगे निकल रही हैं, मेहनत कर रही हैं एजुकेशन फील्ड में। तो मैरिज, और जहाँ पर आपने बोला कि इंटर कास्ट मैरिज का क्या है, हाँ, इंटर कास्ट मैरिज, मुझे ऐसा लगता है मैरिज एक छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है। मैरिज ना जो मुझे ये लगता है, अगर किसी को मैरिज का डिसीजन लेना है, किससे करना है, वो पर्सनल डिसीजन ज़्यादा मैटर करता है। समाज के दबाव में आके कोई डिसीजन लेना अनफेयर है थोड़ा सा, बट ठीक है। क्या है कि हम भारत देश में हैं, फॉरेन कंट्रीज का जो रिचुअल है हम नहीं कर सकते इतना जल्दी। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनल डिसीजन ज़्यादा मैटर करता है उसमें। हाँ, कैरियर, सबके स्टेजेस हैं ना, पहले पढ़ाई है, फिर कैरियर है, फिर शादी है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लड़के हो या लड़की हो, उस पे सामाजिक दबाव के कारण ये हो कि आप नहीं, आपकी उम्र हो गई, अब आपको शादी करनी है। धीरे धीरे चीज़ें सुधर रही हैं। नहीं मतलब इंटर कास्ट पे ना काफ़ी केसेस देखने को मिला है कि खारिज ही कर देते हैं। मतलब फैमिली आपको जान से तो नहीं मारेगी, इनफैक्ट कई केसेस में हो भी जाता है, पर अभी ऐसा देखने को नहीं मिलता। लेकिन आपको खारिज कर देते हैं कि आपका नाता खत्म हो चुका है। पर इसमें मतलब बुरा क्या है? आप कर इनफैक्ट मैं समझता हूँ इंटर रिलीजन में भी अगर हर आदमी इस चीज़ से अवेयर है कि दे आर पीपल्स, ईमानदारी और इंसानियत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बैकग्राउंड से कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, प्रॉब्लम कहाँ है? मतलब मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए और आपका थॉट क्या है इस पे? आपका क्या स्टैंड है? देखो, थॉट सीधा है, सिंपल है ना? समाज समाज जो है, देखो क्या है कि हम कंप्लीटली समाज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम इस समाज में रह रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर जो पेरेंट्स हैं उनको सामाजिक दबाव का प्रभाव सहना पड़ता है। तो इस ये एक कारण हो सकता है कि अगर इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, उससे सामाजिक दबाव पड़ता है और रिश्तेदारों में पड़ता है, तो कहीं ना कहीं समाज का प्रेशर रहता है इसलिए। बट फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि पर्सनल डिसीजन मैटर करता है। अभी जी, अगर किसी का पर्सनल डिसीजन नहीं है कि मुझे इंटर कास्ट ही करनी है, मतलब सपोज हो गया ऐसा कि इंटर रिलीजन ही करना है, तो हाँ, वो देखिए ठीक है, वो कर सकते हैं। नहीं, पर उनको एक सोसाइटल प्रेशर और सोसाइटी
सोसाइटल जो प्रेशर है ना वो रहेगा, है ना? क्योंकि सोसाइटी जो है, हम सोसाइटी में रह रहे हैं ना, हम उसको कंप्लीटली इग्नोर कैसे कर सकते हैं? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? मतलब अब सॉल्यूशन देखो, क्या सॉल्यूशन एजुकेशन ही है, सिंपल सी बात है। सॉल्यूशन एजुकेशन है, जितनी एजुकेट सोसाइटी रहेगी उतने अच्छे डिसीजंस रहेंगे, चाहे वो शादी को लेके रहे, चाहे वो करियर को लेके रहे। तो एजुकेशन ज़्यादा मैटर करता है। जहाँ एजुकेशन नहीं है वहाँ ये सारी चीज़ें, सामाजिक प्रेशर आता है कि मेरे पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, समझ रहे हैं, है ना? तो वहाँ ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, चाहे वो इंटर कास्ट हो या इंटर रिलीजन हो, मुझे नहीं लगता। काफ़ी मुद्दों पे बात कर लिए हैं। एट लास्ट आप अपना बताओ कि हमारा इंडिया का ड्रीम है 47 पे कि हम ना विकसित हो जाएँगे, अभी हमारा स्टेज विकासशील का है। आप क्या चाहते हो अपनी कंट्री से? मतलब ऐसा कुछ जो वाक़ई ग्राउंड लेवल पे जो बंदा काम कर रहा है, उसको भी फ़ायदा करे। ऐसा क्या करे देश? क्या ऐसा करना चाहिए उसे? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एज ए इंडियन मैं कहूँ, ऑब्वियस सी बात है, मैं भी चाहता हूँ कि देश अपना और आगे बढ़े। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, देश को विकसित करना है, आगे बढ़ाना है, तो पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए। हाँ, पर कैपिटा इनकम अगर आपकी बढ़ेगी, इंडिविजुअल हर व्यक्ति को अपने स्तर पे मेहनत करना पड़ेगा, वो स्तर कोई भी हो। कोई एजुकेशन के फील्ड में आगे कुछ करना चाह रहा है, कोई स्पोर्ट्स में कुछ करना चाह रहा है, कोई पॉलिटिक्स में कुछ अच्छा करना चाह रहा है। तो ये हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो जैसे जो अधिकारी रैंक में बहुत सारे बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़े स्तर पर हैं, जिनके डिसीजंस मायने रखते हैं देश को आगे बढ़ने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसीजंस जितने ज़्यादा अच्छे रहेंगे, है ना? डिसीजंस हमेशा ऐसे होने चाहिए जो हर व्यक्ति के फेवर में हो, है ना? ऐसा नहीं है कि एक कोई मेजॉरिटी की फेवर में हो, है ना? माइनॉरिटी पीछे छूट जाए, या कोई माइनॉरिटी को चुनाव के लिए उसके फेवर में कोई डिसीजन किया गया हो। ऐसा डिसीजन जो विश्व स्तर पे देश को आगे बढ़ाए, उसे विचार करना होगा। हर व्यक्ति को मेहनत करनी होगी अपने स्तर पे, तो देश आगे बढ़ जाएगा। वाज़ नाइस मीटिंग यू। चलो, थैंक यू, अच्छा लगा बात करके आपसे। दोस्तों ये था हमारा पहला एपिसोड, और आपको हर एपिसोड की समरी, कुछ की पॉइंट्स अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट दैनिकप्रो.com पर जाकर सुन सकते हैं। स्पॉटिफाई पर ऑडियो एक्सपीरियंस भी सुन सकते हैं। अगर आप भी हमारे शो पर गेस्ट बनना चाहते हैं, आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप साझा करना चाहते हैं लोगों से, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके बिकम अ गेस्ट फॉर्म फिल करें। मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट करूंगा और आगे की स्टेप पर काम करेंगे। धन्यवाद। अपने रिव्यूज प्लीज करिएगा, प्लीज हमें बताइएगा और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।